नमस्कारम। हेलो टॉपर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री हब पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त लक्ष्य मीर। पिछले लेक्चर में हमने बात की, हमने ऋग्वेदिक काल पूरा कंप्लीट कर लिया, वेद सारे कंप्लीट किए, उसके बाद में अभिलेख कंप्लीट किए और फिर लास्ट लेक्चर जो हमने था उसके अंदर हमने ना पाषाण काल के बारे में देखा। जो हमने पूरा देखा कि कौन कौन से कैसे क्या काल होते हैं, 3 तरह काल थे उसके अंदर, वो सारा हमने देखा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे भैया सिंधु घाटी सभ्यता। आज टॉपिक में आएगा मजा भाई, सिंधु घाटी सभ्यता। इसको अपन भागेंगे, इसको बांटेंगे 5 भागों में, 5 भाग में बांट के इसको अपन स्टडी करने वाले हैं। तो भैया चालू करते हैं ऊर्जा से भरे हुए सेशन को। तो सारे बोलिए जय सिया राम। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले आज। और सारी थोड़ा टाइम मैं क्या कम टाइम में ज्यादा इसको कंप्लीट कराने में हूँ, तो थोड़ा ज्यादा देखते हैं कि कैसे क्या पढ़ाने वाले हो इस टॉपिक को। तो भैया हम पहले इसका देखेंगे, क्या पहले इसका देखेंगे काल कि देखो हम आपको पता हम लूसेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो लूसेंट के अंदर टाइम पीरियड अलग है। एनसीईआरटी के पास जाएंगे तो एनसीईआरटी बोलेगी भी हमारे यहाँ पे टाइम अलग पाया जाता है। फिर कुछ अभिलेख आएंगे जो उसको बताते हैं कि भैया हमारे यहाँ पे टाइम पीरियड अलग पाया जाता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट तो हो गया भैया काल। दूसरा पॉइंट देखेंगे विस्तार, कहां से कहां तक विस्तार था। मैं आपको डायग्राम से तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को बताने वाला हूँ। फिर जैसे नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले डायग्राम से ले जाऊंगा, उसकी तो आपका रिवीजन करवाने वाला हूँ। इसी क्लास में मैं सबको याद करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। आप तो बस शांति से लेक्चर देखो। काल देख लिया। दूसरा क्या बताया मैंने, विस्तार। बोलो भैया क्या बताया, विस्तार। बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट क्या बताओगे भैया, काल देख लिया, विस्तार देख लिया। तीसरा देखेंगे नगर नियोजन। आपको जानकर हैरानी की बात होगी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। बोले भैया ऐसा क्या था, भैया ये फेमस थी नगर नियोजन के कारण। वो अपन चर्चा करेंगे किस पॉइंट पर, नगर नियोजन के पॉइंट पर। नगर नियोजन, बहुत बढ़िया। कितने पॉइंट हो गए भैया, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट काल देख लिया, विस्तार देख लिया, नगर नियोजन। चौथा पॉइंट देखेंगे भैया कारण। भी 4 तरह के कारण होते हैं। एक तो होता है भैया सामाजिक, बोले हाँ भैया। एक होता है राजनीतिक, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, धार्मिक हो गया। भैया आर्थिक भूल गए, अरे नहीं भूला यार, आर्थिक कारण। सही है। तो हम ये 4 कारणों पर चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट पे बात करेंगे लिपि पे, कि भाई कौन सी लिपि याद कर रहे हैं, कौन सी लिपि यूज करें, याद ही कौन सी लिपि यूज कर रहे हैं। तो भैया ये स्टार्ट करें। तो भैया आ जाओ सारे के सारे स्टार्ट करते। पहले बात करते हैं इसके काल की। पहले बात करेंगे इसके काल की कि कौन सी में क्या क्या दे रखा है। आ जाओ भैया सारे के सारे फटाफट, चलो चलो चलो। अब बात करते भैया काल की। सिंधु घाटी सभ्यता है तो भैया अपन लूसेंट पढ़े, तो लूसेंट क्या बोलती है। मैं क्या लूसेंट निवास में लूसेंट बोली कि भैया हमारे यहां पर जो सिंधु घाटी सभ्यता टाइम पीरियड है 2400 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक है। अब आप एक चीज ध्यान रखना, जो बीच का जो डिफरेंस आएगा ना वो 700 का आएगा। एक और अपन देखते हैं, लूसेंट के पास तो जाए, लेकिन एनसीईआरटी बोले भैया कंटेंट तुम्हारे पास में, तुम हमारे पास में होंगे। एनसीईआरटी वाले क्या, एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है कि भैया इससे 2 महीने ज्यादा, यानी कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर के कितने हो जाएगी भैया 1900 ईसा पूर्व। बीच में डिफरेंस कितना, दोनों के बीच में 700। ये सही है ना, 700 का डिफरेंस है। सेम यहाँ पे डिफरेंस चेक करो कितना है, 700 का। अब आता है कि भैया ये तो हो गई किताबी भाषा। अब आएगा भैया हमारे पास में अभिलेख निकल गए। सारगोन अभिलेख है, नाम तो सुना होगा। अब आता है सारगोन अभिलेख। सारगोन अभिलेख, लो आइए भैया बात करते हैं किसकी, सारगोन अभिलेख की। सारगोन अभिलेख क्या बोलता है भैया, वो बोलता है कि ये 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व, इसके बीच में डिफरेंस रहेगा 500 का। पहले मैं याद रखो 900 का डिफरेंस, ये याद रखो 2400, तो 900 माइनस करके निकाल लेना। ये इसमें 200 बढ़ा दो तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। और ये तो भैया एक्स्ट्रा ही 3250 से 2750। तो ये था भैया इसका काल के बारे में। बोला हाँ भैया काल समझ में आ गया। अब एक चीज और देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, इसको अपन ने कार्बन 14 जो कार्बन डेटिंग पद्धति उसकी तरह इसको पता करा। ठीक है, अब ये तो सबको पता है, नॉर्मल बात है। सवाल बन जाता है कभी कभी कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे,
दयाराम साहनी। साहनी कौन भी है? 1921 में जिन्होंने ना मोहनजोदड़ो नहीं हड़प्पा की खोज की थी, जो मैं ट्रिक बताई थी। हम सहाने हैं, अपने आप को हम क्या समझते हैं? शाने, शाने समझते हैं, यानी हम शाने हैं, यानी कि शाने यानी साहनी, दयाराम साहनी। 1921 में इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में अभी स्थित है वो, ठीक है। वो अभी बताएंगे आगे, मैं आपको पूरी इसको याद करा दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि भाई इसकी खोज करता, इसके खोज करता कौन था भैया? दयाराम साहनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पे। 5 तक काउंट करूंगा बस, 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं विस्तार की। अब यहां से आपको पूरा डायग्राम के थ्रू समझाने वाला हूं, ठीक है। वैसे अपन बोर्ड पे भी देखेंगे, साथ में डायग्राम्स भी देखेंगे, ठीक है। जितना मैं व्हाइट बोर्ड पे है ना अपना डाल सकता हूं ना एफर्ट, तो उतना मैं डाल के रहूंगा, ठीक है। हर चीज ले जाऊंगा इसी पे, फिर जैसे डिजिटल बोर्ड पर ट्रांसफर होते तो फिर आपको वहां पे मजा ही अलग है। चलो अपन बात करते हैं, दूसरा पॉइंट निकल गया है क्या? बोलो भैया विस्तार। विस्तार के बारे में बताइए अब आप। मुस्कुराइए आप, दुनिया की आप सबसे बड़ी सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। क्या बोला भैया? मुस्कुराइए आप कि आप दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता को पढ़ने वाले। तो यानी कि पहला पॉइंट क्या निकल गया था यहां से? ये दुनिया की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी, जो लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई थी। 13 लाख किलोमीटर वर्ग किलो, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई थी। क्या बताया भैया? विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता। विश्व की क्या थी भैया? सबसे बड़ी सभ्यता। सबसे बड़ी क्या थी भैया? सभ्यता। जो लगभग 13 लाख किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, जो लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में भैया क्या थी? फैली हुई थी। ये याद रखो, क्या थी भैया? विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता लगभग कितने? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई थी। अब इसी को बोलते थे त्रिभुजाकार सभ्यता या काश्य युगीन सभ्यता। आगे बात करेंगे इस पे भी। इसको क्या बोलते हैं भैया? त्रिभुजाकार सभ्यता या फिर काश्य युगीन सभ्यता। अब आप बोलेंगे काशी युगीन सभ्यता, हाँ हमारे टॉपर्स बोलेंगे यार आगे फ्रंट वेंचर खड़ा हुआ, वो अगर काशी युगीन सभ्यता हम समझ गए कि भैया यहाँ पे कासा था, खूब बच्चू हुआ था, ये लोग कासा जानते थे। अभी इस सभ्यता का नाम क्या है? काशी युगीन सभ्यता, यानी कि इनको ज्ञान था भी कासा का। तो मैं एक चीज बताओ, कासा कैसे बनता है? कासा कैसे बनता है? कासा बनता है कि आप में से वापिस बैंक में अब बैंक वेंचर खड़ा करेंगे, पढ़ने वाले नहीं, पढ़ने वाले खड़ा करेंगे। पढ़ने वाला बोला आप में से, आपके रिजल्ट में आप ही खड़े हो गए। आप बोले कि भैया जो कासा है ना वो मिलता है तांबा और टिन के साथ। तांबा और टिन, तांबे की तो कितना परसेंट? 8 और टिन का 1%। ये आप ऐसे परसेंट में बना दोगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास में? कासा मिलने वाला है। बोलो हाँ भैया ये चीज समझ में आ गई। अब वही अपन बात करते जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। क्या पढ़ते हुए आ रहे हो बचपन में? वही एक ये बनेगा, ये बनेगा, थोड़ा ऊपर बना दिया ना, चलो कोई ना, हल्का सा इसको भी ऊपर कर लेते हैं। सही है। तो यहां पे ऊपर वाला पॉइंट क्या बोलेंगे अपन? ये बोलेंगे मांदा। बहुत बढ़िया। ये जो कहां पे है भैया? कश्मीर में। बहुत बढ़िया। नीचे कौन सा होगा? धनबाद होगा, महाराष्ट्र में। बहुत बढ़िया। पूरब में, पश्चिम में कौन सा होगा? पश्चिम आप बोलोगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कौन सा था भैया? सुत कोटड़ा। सुत कोटड़ा ना था, वो बंदरगाह था सुत कांगे डोर। कौन सा डोर भैया? सुत कांगे डोर। ऊपर नॉर्थ में मांडा, ये दक्षिण में क्या हो गया? दहमाबाद। पश्चिम में क्या आ जाएगा? सुत कोटड़ा। अरे यार सुत कोटड़ा में बंदरगाह खूब याद आता है। सुत कांगे डोर ये था भैया बलूचिस्तान में। कौन सा था भैया? सुत कांगे डोर। बहुत बढ़िया। अब कौन सा बचा पश्चिम में? पश्चिम कहां पे था? उत्तर प्रदेश का कौन सा? आलमगीरपुर। आलमगीर कहां का? यूपी का। बहुत बढ़िया। मतलब हाँ ये समझ में आ गया। लेकिन वो सवाल पहले आज से 4 से 5 साल पहले ये सवाल बनते थे कि नॉर्थ पॉइंट कौन सा था? मांडा।
दक्षिण कौन था, दैमाबाद। पश्चिम में कौन सा था, बलूचिस्तान। और आलमगीरपुर कहां पे था, पूर्व में। सवाल ये पहले बनते थे। लेटेस्ट सवाल यहां से क्या बनेगा कि ये मांडा कौन सी नदी के किनारे था, ये कौन सी नदी के किनारे था, ये चेनाब नदी के किनारे। सवाल ये बनेगा, सवाल ये नहीं बनेगा कि ये कौन सी, नहीं नहीं नहीं, सवाल ये बनेगा कि मांडा कौन सी नदी, चेनाब नदी। अब बात करते हैं दहीमाबाद की। दहीमाबाद भैया कौन सी नदी, या आप बोलोगे भैया कौन सी, प्रवरा नदी। बहुत बढ़िया। इधर वापस अब आते भैया सुत कांगे रोड के पास में, ये बोला भैया कौन सी नदी, मैंने पूछा भैया कौन सी नदी, ये बताया भैया मेरे पास थी प्रवरा नदी, यहाँ पे हो ही गई। देखो चेनाब हो गई, परवरा हो गई, यहाँ पे दास्क नदी, दास्क नदी। बहुत बढ़िया। अब बच्ची कौन सी भैया, अब आ जाएंगे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर का आगे बोला भैया कौन सी नदी, ये बोला भैया चेनाब आपने लिख ली, परवरा आपने लिख ली, दास्क आपने लिख ली, तो इधर कौन सी लोगे, यहाँ पे लोगे हिंडन नदी। कौन सी भैया, हिंडन नदी। तो भैया ये चीज थी। अब आपको मैं एक मैप दिखाता हूं, आपकी उसमें मैप आ गया होगा, फटाफट देखो, देखा क्या, बोले हाँ भैया बढ़िया तो है। अब इसमें पॉइंट्स देखने की ट्राई करो, देखो भैया देखो फटाफट पॉइंट्स देखने की ट्राई करो इसके अंदर। बोले हाँ भैया जैसे आपने बनाया डायग्राम, नीचे डायग्राम में दिख गया कि ये देखो उत्तर में मांडा, चेनाब नदी, पश्चिम में कौन है सुतकांगे रोड, दाश्क नदी और आलमगीरपुर, पूर्व में था हिंडन नदी, दक्षिण में दहमाबाद। ठीक है, अब इसको डायग्राम के थ्रू समझने का ट्राई करो। नॉर्थ में देखो ये, ऊपर देखो मांडा, चेनाब नदी, फिर नीचे आएगा ये क्रॉस में आएगा। ठीक है, गुजरात से थोड़ा सा नीचे देखो, वहां पे आएगा भगत राव है ना वहां पे, फिर थोड़ा सा राइट में देखो। तो भैया ये चीज थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आया समझ में, बोले हाँ भैया अब आ गया समझ में, क्लियर है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट। नेक्स्ट बात करें अपन, 2 पॉइंट बात कर ली, काल बात कर लिया, दूसरा विस्तार के बारे में बात कर लिया। हाँ भैया विस्तार हमने डायग्राम के थ्रू भी देख लिया, समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं इसकी, अब अपन बात करते हैं भैया तीसरा क्या था, नगर नियोजन। चलो 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 फटाफट चलो। अब बात करेंगे भैया नगर नियोजन के बारे में। भैया क्यों फेमस थी नगर नियोजन के लिए, चर्चा करेंगे, रुको तो जरा सब्र करो। अब बात करते हैं भैया नगर नियोजन के बारे में, तीसरा लगा लो नगर नियोजन। नगर नियोजन बहुत बढ़िया। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी क्या बताया भैया, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता। तो आप समझ गए कि यार भैया आप बता रहे हो नगरीय सभ्यता थी, तो यानी कि कुछ ना कुछ इसका नगर में ऐसी उन्होंने व्यवस्था की होगी, नगर में कुछ ऐसी व्यवस्था की होगी जो फेमस हो गई, और इसी को विश्व की सबसे फेमस ये थी नगर नियोजन के कारण। नगर नियोजन के कारण ये क्या थी, फेमस थी। तो आइए बात करते हैं, पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी भैया, नगरीय सभ्यता। अरे भैया इन्होंने जो बढ़िया काम कर रहा था, आप बोलो भैया मजा आ गया, या आप बोलो भाई फेमस की चीजों देखोगे ना, आप बोलो भैया मजा आ गया यहां से। चलो बात करते हैं, मैंने क्या बताया भैया, पहली क्या थी भैया, नगरीय सभ्यता थी, ये समझ में आ गई। और भैया फेमस थी काय के लिए, नगर नियोजन के कारण। ये क्या फेमस थी, नगर नियोजन के कारण। अब बात करते हैं कि भैया इसके अंदर जो इसके अंदर जो नगर या बस्तियां थी, इसके अंदर जो नगर या बस्तियां थी, क्या बताया इसको, नगर ये जो बस्ते थे इसको 2 भागों में बांटा गया था। एक तो था भैया पश्चिमी भाग और एक था पूर्वी भाग। एक तो था भैया पश्चिमी भाग और एक था भैया पूर्वी भाग। यहां से सवाल क्या पूछता था, पहले सवाल पूछता था कि अब जो छोटी एग्जाम में वहां पे बन भी जाता है कि भैया जो हमने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर या बस्तियां थी उसको हमने कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में। कौन कौन से भाग थे, वो पश्चिमी भाग था और एक पूर्वी भाग था। जो पश्चिमी भाग था ना वो दुर्ग वाला पहाड़ था, दुर्ग वाला पहाड़ था जो ऊपर की ओर था। अब आपको डायग्राम दिखाऊंगा, रुको एक सेकंड। और जो पूर्वी भाग वाला था ना, जिसके अंदर क्या करते थे, आवासीय क्षेत्र जहां पे लोग रहते थे, वो कौन सा हो गया था, पूर्वी भाग। यहां पे मैं लिख सकता हूं आवासीय क्षेत्र। बहुत बढ़िया, एक सेकंड।
नहीं सही है यार। आया समझ में कि भैया आपने ना यहाँ के जो नगरीय जो बस्ती है इसे दो भागों में बांटा, एक तो था पश्चिमी भाग, एक था पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग था आपने उसको क्या बोला, आपने उसको बोला भैया दुर्ग, या जो ऊपर वाला भाग था, ठीक है। और जो पूर्व वाला भाग था जहां पे लोग रह रहे थे उसको अपने क्या बोला, आवासीय भाग। सही है ना, ये आवासीय क्षेत्र। अब आपके स्क्रीन पे एक फोटो आ गई है, देखो फटाफट। आ गई ना, अरे देखो ना फटाफट यार। ये देखो ऊपर ये जो ना बन रखा है, मैंने लिखा रखा है पश्चिमी भाग, वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। और इसके नीचे देखो ये पूर्व भाग है जहां पे देखो हल्के छोटे छोटे मकान से दिख रहे हैं ना, ईटे ईटे रखी हुई। तो ये तब ये पूर्वी भाग। बोले हाँ भैया ये चीज तो हमने को समझ में आ गई, ये चीज तो हमको समझ में आ गई। तो भैया ये चीज थी। अब बात करते हैं कि भैया यहाँ पे जो जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये भी एक पद्धति के थ्रू काटती थी। यहाँ की जो सड़कें थी, अब बात करते हैं यहाँ की जो सड़कें थी, सड़कें एक दूसरे को, सड़कें क्या कर रही है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। हमने देखा कि यहाँ की जो सड़कें थी एक दूसरे को क्या कर रही है, समकोण पर काट रही है। ये भी एक पद्धति यूज करते थे। कौन सी पद्धति के द्वारा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, वो थी भी एक ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति, इस पद्धति का नाम था भी ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति। सवाल बोलता है भाई सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन के लिए कौन सी पद्धति का यूज किया गया, कौन सी थी, ग्रिड पद्धति। यह सवाल यहां से बोलेगा कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो सड़कें थी समकोण पर काटती थी वो किस पद्धति के द्वारा काटती थी, ग्रिड पद्धति के द्वारा। तो ये चीज थी। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट तो मैं देखता हूं अगर कैमरे, ओहो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा पानी पी ले। आया समझ में, रफ करता हूं मैं एक बार कि जगह चाहिए तो मैं लिखने के लिए। तो हमने इसमें ये चीज देखी, अपन रिवीजन करेंगे साथ साथ, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है इस क्लास में, ठीक है। चलो 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 फटाफट चलो। हमने देखा कि भैया यहाँ की जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसको जो बड़ी थी ग्रिड पद्धति के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ के जो घरों के जो मुख्य दरवाजे होते हैं, जो अपने जो घर होते हैं आपके जो मेन गेट होता है वो क्या है कि सड़क पर नहीं खुलते थे, घरों के मुख्य दरवाजे। घरों के मुख्य दरवाजे, क्या बोला भैया मैंने, घरों के जो मुख्य दरवाजे थे वो सड़क पर नहीं खुलते थे। मतलब आपने भैया, हमने ये चीज समझ में आई कि जो हमारा जो मेन गेट होता है ना वो क्या था, जो सड़क थी मुख्य मार्ग था वहां पे नहीं खुलते थे। लेकिन भैया अपवाद निकल गया था लोथल। लोथल में हम पढ़ेंगे आगे कि लोथल मैंने देखा कि भैया कि जो घरों के जो मुख्य दरवाजे थे वो सड़क पर खुल रहे थे। तो इसका अपवाद लिखो लोथल, अपवाद ही सवाल बनता है भैया। अपवाद क्या आएगा भैया, लोथल। अब यहां से समझ ही जाओगे आप। हाँ भैया हम समझ जाएंगे कि इस लोथल की जगह, लोथल में जो मुख्य दरवाजे हुआ करते थे घरों के वो सड़क पर खुलते थे। बोला हाँ भैया यहां से हमको चीज समझ आ गई। अब अपन घर की बात करते हैं, एक घर की बात करते हैं कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो घर पाए गए, जैसे अपन देखते हैं, छोड़ो बढ़ाता क्या हुआ था, यहाँ पे जो घर पाए गए उसके अंदर देखा गया कि एक घर में 3 से 4 तो क्या मिलते हैं भैया, कक्ष मिल रहे, एक आंगन मिल रहा है और एक रसोई मिल रही है। जैसा अपन होता है ना नॉर्मल, क्या भाई हमारे यहाँ 3-4 तो कमरे हो गए और एक अपना जो चौक हो गया, आंगन हो गया, चौक आंगन एक ही हो गया, और एक भैया रसोई हो गई, ठीक है। ये तो चीज थी वहां पे। और इन लोगों का भी सीढ़ियों का ज्ञान, लिखते जाओ, इन लोगों का था सीढ़ियों ज्ञान था, सीढ़ियों का ज्ञान। हाँ भैया समझ में आ गया। इन लोगों का था सीढ़ियों कहते हैं, थमजा मैं पूरा लिखा के आपको डायग्राम दिखाऊंगा इसका भी, ठीक है। तब मैंने क्या बताया भाई, इन लोगों क्या था, सीढ़ियों ज्ञान था। हाँ घड़ी घर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ घरों में है ना इसके कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए। कुछ घरों में क्या लिखोगे भैया, कुछ घरों में कुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए, कुएं के साक्ष्य। मैंने क्या बताया, कुछ घरों में कुएं के साक्ष्य थे और यहां से निकल गया था मोहनजोदड़ो।
पढ़ा होगा मोहन, नाम तो सुना होगा ना, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया? लगभग 700 कुएं पाए गए। मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं भैया? लगभग 700 कुएं पाए गए मोहनजोदड़ो में। एक सेकंड मात्रा यार घुमा दी। मोहन में लगभग कितने? 700 कुएं पाए गए। बोला हाँ भैया ये समझ में आ गया। और भैया जो कुएं होते थे ना, ये बनाए गए थे राहगीर होते ना, आने जाने वाले जो प्यास लगती है, भाई आप आओ पानी निकालो पी पा के घर जाओ। चलो बहुत बढ़िया। अब भैया आपने शुरुआत में बताई थी कि विश्व के नगर नियोजन में कि भैया ये विश्व की सबसे बढ़िया नगरीय सभ्यता थी। तो हमने ये चीज तो देखी, हाँ भैया ये चीज तो नॉर्मल है। ये ग्रिड पद्धति हो गई, इसके जो दरवाजे थे वो मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे, ठीक है, मुख्य मार्ग मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जो नालियों की जो व्यवस्था थी, बोलोगे सुन के क्या मजा आ जाएगा भैया, नालियों की व्यवस्था बढ़िया थी। यानी कि हम बोल सकते हैं भैया नालियों की सफाई के लिए जो मुख्य मार्ग होता था, मुख्य मार्ग पर नालियों की सफाई के लिए मेन होल हुआ करता था। क्या बोला भैया? मुख्य मार्ग पर नालियों की सफाई के लिए क्या बोला भैया? मुख्य मार्ग पर नालियों की सफाई के लिए क्या होता था? मेन होल होता था। मेन होल होता था। आया समझ में? यानी कि नालियों की सफाई होगी तो वहां पे जो मुख्य मार्ग होगा नालियों की सफाई के लिए मेन होल हुआ करता था। अब भी यहाँ पे जो नाली होती थी ना, उसको भी ढक के रखते हैं। मतलब आप सोचो भाई आज ही हमारे घर की नाली नहीं ढकी हुई यार, जो नॉर्मल जो हमारे घर की सड़क की नाली है वो ढकी हुई नहीं है। मेन तो ढक रखी है लेकिन नाली नहीं ढक रखी। और उस समय के लोग वहां पर ढक रहे हैं नालियों को। नालियों को ढकने के लिए बड़ी बड़ी ईट यूज कर रहे हो। ईट का जो लगभग लंबाई चौड़ाई उसे वो थी 4:1। 4 तो इसकी क्या थी? लंबाई। 2 क्या थी? इसकी चौड़ाई। और 1 क्या थी? इसकी ऊंचाई। नालियों को ढकने के लिए, नालियों को ढकने के लिए नालियों को ढकने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? बड़ी ईंटों का यूज कर रहे हैं। बड़ी ईंटों का। नालियों को ढकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी ईंटों का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और बड़ी ईंटों का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देख लो। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या थी भैया? 4, 2, 1। बताता नहीं है कोई भी, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पे इसकी देखी, किसकी? नगर नियोजन के बारे में। आपने एक चीज देखी भाई, ये चीजें अच्छी थी, तभी इसको विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगरीय सभ्यता में बोला गया। सबसे अच्छी, सबसे नई, ठीक है। आया समझ में? ये चीज थी नगर नियोजन के बारे में। एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट, लास्ट में बात करेंगे। अरे यार फोटो दिखाना भूल गया है मैं आपको। चलो आपके स्क्रीन पे फोटो देखो फटाफट, याद आ गई। फोटो देखो, ये देखो। पहले चीज देखो, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखाया था कि जो इसकी जो नगरीय बस्ती है 2 भागों में बांटा गया था। एक तो तब भी है पश्चिम भाग और एक पूर्वी भाग, वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट में देखो कि वो इस साइड में कि भैया महल की तरह बन रखा है। और फिर इसके पूर्वी भाग में देखो, इसके ईस्टर्न पार्ट में देखो कि भैया देखो मकान है रहने के लिए। अब दूसरा इसके नीचे देखो कि भैया ये आदमी करा है इधर, वो देखो जल निकास प्रणाली। और उसके नीचे देखो मेन मुख्य मार्ग में क्या होता था? मेन होल हुआ करता था सफाई के लिए। ये देखो ये रहा। फिर मैंने क्या बताया था कि ये प्रत्येक घर में ना 3 से 4 वो सारा हो गया, आंगन हो गया और कमरे मिल गए। उसके बाद एक स्नानागार मिल गया। और है ना कुछ घरों में कुएं के साक्ष्य, और एक तथ्य लिखा है मोहनजोदड़ो में लगभग 700 मिले क्या? कुएं के साक्ष्य। और इसके बाद में भैया ये कृषि भूमि, ये अपन आगे कार्य में पढ़ने वाले। और ये ईट देखो भैया, ये थी ईट नाली में ढकने के लिए। सही है ना? बोला हाँ भैया मजा आ गया, सही है, काम खत्म। चलो अपन बात करते हैं नेक्स्ट पे। तो पानी पी लू। चलिए 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 चलिए, अब अपन बात करेंगे भैया चौथे पॉइंट पे, यानी कारणों के अपन चर्चा करने वाले हैं भैया कारणों के बारे में। भैया आप इतने एबल हो चुके हैं, अब आप सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड, उसका विस्तार कहां से कहां तक, उसका विस्तार, इसको कौन सी सभ्यता बोला जाता है, ठीक है। और इसके नगर नियोजन के बारे में आप जान चुके हो, ये जानकर आपको खुशी होने वाली है, ठीक है। नगर नियोजन के बारे में आपको अच्छी तरह बताया, डायग्राम के थ्रू बताने का मेरा प्रयास रहा है कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा सकूं। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, डन डना डन, सबको यहां तक बोलो सारे, डन डना डन।
चलिए बात करते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पॉइंट पे, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट क्या था भैया, चौथा पॉइंट था भैया कारण। कारण हम पहला कारण पढ़ने वाले हैं, सामाजिक कारण। चलिए 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 चर्चा करते हैं सामाजिक कारणों में। देखो सामाजिक कारण यानी कि समाज, सीधे सीधे आओ, सामाजिक कारण ही समाज। उस समय समाज में क्या स्थिति रही होगी कि उस समय कौन कौन से परिवार हुआ, क्या वहां पे सूक्ष्म परिवार होते थे, बोलते ना लघु परिवार या एकल परिवार, या फिर क्या बड़े स्तर पर परिवार होते हैं जिसको अपन बोलते हैं संयुक्त परिवार। और अगर संयुक्त परिवार हो रहा है तो वहां पे क्या पिता की चलने वाली है, माता की, यानी घर में जो सबसे बड़ी औरत होगी या तो उसकी चलने वाली है, या फिर घर में सबसे बड़े मर्द इंसान की चलने वाली है, आदमी की चलने वाली है। दूसरा आपकी बात करते हैं अपने घर में, आपके घर में किसकी चलती है सबसे ज्यादा, बोलोगे यार भैया अगर दादाजी है तो दादा की चलेगी, वरना ताऊ जी की चलेगी, वरना अपने पापा की चलने वाली है, सही है ना। अब वैसे ही उस टाइम पर मैं बात करें, उस टाइम पे क्या था कि भैया जो वहां पे उस समय जो बड़े परिवार हुआ करते थे वहां पे चलती थी भैया माता होगी, इस घर में सबसे बड़ी जो दादी हो गई तो दादी की चल रही है, दादी की तो अपनी चलती है बड़े। लेकिन अभी जो अपना समाज है ना पितृ सत्तात्मक है, ठीक है, मेन जो डिसीजन होते हैं ना वो सारे पुरुषों के होते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो परिवार से जो डिसीजन होते थे वो कौन करती थी, माताएं करती थी। तभी इसको बोला जाएगा मातृ सत्तात्मक, तभी इसको बोला जाएगा सिंधुवाड़ी सभ्यता को कैसी सभ्यता थी, मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, यानी कि घर का जो प्रधान होता था वो कौन थी, औरत हुआ करती थी। और संयुक्त परिवार आएगा तो इसके अंदर क्या बोलेंगे, पहला पॉइंट निकल के आएगा भैया मातृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार। मातृ सत्तात्मक कौन सा परिवार भी है, संयुक्त परिवार। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, हाँ भैया कि ये कैसा था, मातृ सत्तात्मक, यानी कि जो यहाँ पे बड़े बड़े परिवार होंगे और कौन किस पे डिपेंड करेंगे, मातृ सत्तात्मक, यानी कि यहाँ पे जो घर की जो सबसे बड़ी होगी औरत वो क्या करेगी, सारी डिसीजन करने वाली है, तो यानी कि इसको बोला गया मातृ सत्तात्मक परिवार। अब यहाँ पे जो भी समाज था, समाज को भी बांटा गया 4 भागों में, बहुत बढ़िया, हमने वेदों में बांटा था, ठीक है, वहां पे अलग अलग थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और यहाँ पे क्या था भैया समाज को 4 भागों में बांटा गया। पहला सबसे बड़ा होता था भैया पुरोहित वर्ग, जो कि भैया शासन कर रहा था, पहला आएगा भैया पुरोहित वर्ग, बहुत बढ़िया, पंडित सारे इसमें आ रहे थे। दूसरा कौन आता भैया, दूसरा आएगा व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग, बहुत बढ़िया। तीसरा कौन सा हो रहा है भैया, पुरोहित देख लिया, व्यापारी देख लिया, तीसरा आएगा भैया किसान वर्ग। तो चौथा कौन सा वर्ग निकल के आएगा भैया, देखो पुरोहित हो गया, व्यापारी, किसान, अब काम करने वाला होगा यानी श्रमिक वर्ग। बहुत बढ़िया, तो हमने 4 पॉइंट और देख लिए भैया, समाज को देखा कि भैया 4 भागों में बांटा गया था, कौन कौन सा वर्ग था, पहला था भैया पुरोहित वर्ग, दूसरा व्यापारी वर्ग, तीसरा किसान वर्ग, चौथा श्रमिक वर्ग। बहुत बढ़िया, अब बात करते हैं भैया नेक्स्ट पॉइंट में, यहां में बड़ी मात्रा में क्या पाई गई, मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है, बड़ी मात्रा में क्या पाई गई है, मातृ देवियों की मूर्ति, मातृ देवियों की मूर्ति। बहुत बढ़िया, आया समझ में कि यहाँ पे बड़ी मात्रा में क्या पाई गई, मातृ देवियों की मूर्ति पाई गई। जैसे आपने सुना होगा भैया, सब वैसे आज के नए जमाने के लोग हैं, बीटीएस सुना है, ठीक है, कोरियन की थी बीटीएस, तो उसके अंदर जो सिंगर्स है उसके मेल सिंगर देखो भैया वो भी यार मेकअप वेकअप कर रहे हैं, लिपस्टिक विपिस्टिक भी लगा रहे हैं, देखा ना, तो यानी कि वो चीज उन्होंने सीख ली भी है सिंधु घाटी सभ्यता, सीधी सीधी बात उन्होंने सीख ली कहां से, सिंधु घाटी सभ्यता। वो कैसे ली, आ जाओ भाई, इसके अंदर जो सभ्यता के अंदर जो पुरुष और जो महिलाएं थी, पुरुष और जो महिलाएं थी वो क्या कर रही है भाई, श्रृंगार कर रही है, श्रृंगार कर रही थी, यानी समझ में आएगा भैया, पुरुष वहां पे पुरुष भी क्या कर रहा है भैया, मेकअप वेकअप कर रहा है, ऐसे चलो भैया आज शादी में चलना है, डिटेन करा के आएंगे, फटाफट जाएंगे, B3 का क्या करा के आएंगे, डिटेनिंग करा के आएंगे, फिर चलेंगे शादी में। तो नहीं, पुरुष क्या कर रहा है भैया, श्रृंगार कर रहा है, महिला भी श्रृंगार करती है, तो पुरुष भी क्या कर रहा है भैया, श्रृंगार कर रहा है। तो ये चीज आप देख लो, बोले हाँ भैया ये चीज हमने देख ली। अब बात करते हैं इनके प्रमुख खेल कौन कौन, खेल क्या मतलब मनोरंजन के साधन, मनोरंजन, बहुत बढ़िया। बात करते हैं मनोरंजन, ये भैया शतरंज इनका फेवरेट गेम था, क्या करते हैं शतरंज खेलते हैं, शतरंज। शतरंज से एक रिलेटेड बात, करंट अफेयर्स की बात है कि जो अफगानिस्तान है उसने शतरंज को क्या कर दिया, बैन कर दिया, बोलते हैं एक तरह का क्या है, जुआ है, ठीक है, चेस को उन्होंने वहां पे बैन कर दिया है।
तो यहाँ पे आते हैं वापिस हमारे टॉपिक में। तो हमने बात की भी है इनके मनोरंजन के साधन क्या थे, शतरंज, और दूसरा क्या कहते हैं, मुर्गों की लड़ाई करवाते थे। हाल इंसान है भैया, क्या कराएंगे, मुर्गों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक समाधान मिलता है, यहाँ पे क्या होता है, समाधान मिलता है। समाधान मैंने बताया था कि दफनाए गए कोई भी किसी को आदमी, अपन मान लो कोई भी जो बॉडी उसको दफना देते तो क्या होता है, वो चीज होती है समाधान। मतलब खूब बात बताइए समाधान के बारे में। तो अब बात करते हैं समाधान के बारे में। हाँ जी, अब जब यहां से निकल जाता है भैया, एक तो लोथल, लोथल से 3 और कालीबंगा से 1 समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए। जैसे बात कर लो भैया, लिख लो आप, लोथल में 3 और कालीबंगा में 1 साक्ष्य प्राप्त हुए। तो भैया ये थे सामाजिक कारण। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं राजनीतिक कारणों पे। ठीक है भैया, राजनीति यानी एक ही पॉइंट है उसका, यानी शासन में कौन है भैया, शासन कौन सा बाल रहा है, उसमें राजनीतिक कारण, यानी कि शासन में कौन है भैया, शासन में निकल के आएगा पुरोहित वर्ग। इसी के लोग मानने वाले हैं, धार्मिक अनुष्ठान यही कराएगा, सारा काम ये करने वाला है, यानी कि मेन कौन हो जाएगा यहाँ पे, पुरोहित वर्ग हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, दूसरा था, दूसरा कारण कौन सा, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, बहुत बढ़िया। राजनीतिक कारण मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो पुरोहित वर्ग था वो क्या था, शासन में था। पुरोहित वर्ग क्या कर रहा है भैया, शासन कर रहा है, इतना से याद रखो बस। शासन कौन कर रहा है भैया, पुरोहित वर्ग कर रहा है। ये चीज इतना से एक ही पॉइंट है, राजनीतिक कारण में कोई मजा नहीं है। आप बोले और जो पॉइंट्स है वो कहां गए, वो अपन बात करें, मैंने नेक्स्ट इसको सारे पॉइंट्स डिवाइड कर रखा है, तभी तो मजा आ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने में। चलो एक बार रफ कर दे। अपने देख ले 2 कारण, तीसरा क्या आएगा भैया, आएगा धार्मिक कारण। हम क्या एक ही देवता की पूजा, हम क्या पूजा भी करते हैं नहीं करते। इस समय जो हम हमारे जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के सेंटर लोग थे, वो क्या ईश्वर की पूजा कर, अगर कर रहे तो क्या एक ही देवता की पूजा कर रहे हैं, 2 अलग अलग देवता या उससे भी ज्यादा देवता की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, और हमें यहां से क्या क्या प्राप्त हो है वो सारी बात करते आ जाओ। तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, धार्मिक कारण। धार्मिक कारण, चलिए चलिए बात करते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में मैंने क्या बताया कि भैया यहाँ पे जो लोग थे ना, चाहे से पुरुष हो या स्त्री हो, वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग देवताओं की पूजा कर रहे हैं। यानी कि जहां से वर्ड निकल गया था बहुदेववाद, सही है ना। बहुदेववाद में क्या करते हैं भैया, विश्वास करते हैं, बहुदेववाद। यानी कि कुल मिला के बात है, यहां पे जो पुरुष होगा, यहां महिलाएं क्या कर रही है भैया, देवताओं की पूजा कर रही है, देवताओं की पूजा कर रही है। बोला हाँ भैया समझ में आ गया कि यहाँ पे जो पुरुष होंगे, और ये मैंने एक पर्टिकुलर एक देवता में विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं भैया बहुत देववाद विश्वास। ठीक है, अलग अलग देवताओं में क्या करते हैं भैया, विश्वास करते हैं। पहला पॉइंट समझ रहे, ट्राई करो यार, एक ही पर्टिकुलर देवता विश्वास नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग देवताओं में क्या कर रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं। बोलो हाँ भैया ये चीज हमको समझ में आ गई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं जो कालीबंगा है, साक्षी की बात करते हैं। अब ये जो कालीबंगा था ना, कालीबंगा से क्या मिलता है भैया, अग्निकुंड। अग्निकुंड या, हाँ सही है ना, कालीबंगा से क्या प्राप्त होता है, अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होता है। हवन कुंड लिख लो, अग्निकुंड लिख लो, अग्निवेदिया लिख लो। तो कुल मिला के बात है कि जो कालीबंगा था ना, वहां से क्या प्राप्त होता है, अग्निकुंड या अग्निवेदिया या हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बहुत बढ़िया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, क्या बोलोगे भैया, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि भैया जो मोहनजोदड़ो था, वहां से एक चीज, एक मुद्रा प्राप्त हुई, मुहर। बोलो भैया पहले आप लिखना, लिखता हूं फिर आपको बताता हूं। जो मोहनजोदड़ो था, यहां से क्या मिलती है, एक मुहर प्राप्त होती है। इस मुहर पर मुहर प्राप्त हुई, मुहर के ऊपर अंकन था एक किसका, पशुपतिनाथ का, आद्य शिव।
क्या हुआ कि भाई जो मोहनजोदड़ो था वहां से हमको खुदाई के दौरान एक मोहर प्राप्त हुई। उस मोहर पर क्या था, आधे शिव का चित्रण था। आधे शिव ने आधा शिव की तरह लगने वाला चित्र था। अब हमारे निकल के आते हैं भैया कौन से, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर लेंगे भैया, मार्शल आएंगे, मार्शल, जॉन मार्शल। अब निकल के आते हैं भैया यहां से जॉन मार्शल। मार्शल साहब आएंगे भैया, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने क्या किया कि इसको, किसको, इसको, जॉन मार्शल इसको कहा भैया पशुपतिनाथ। क्या बोला भैया, पशुपतिनाथ। मार्शल साहब क्या बोलेंगे भैया, मार्शल साहब बोलने वाले आदि शिव को पशुपतिनाथ। आपको स्क्रीन की फोटो आ गई होगी, देखो बोले हाँ भैया फोटो आ गई, तो ट्राई करो भैया, टुकड़े में लेकिन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ट्राई करो, समझने का ट्राई करो, मैं बताता हूँ आपको। देखो एक बैठा सा है, आधा ही क्या लग रहा है शिव की तरह। इस तरह चारों लेफ्ट में देखो, बोले एक तो भैया एक सिंग वाला गेंडा, उसके नीचे देखो बैल, कुकड़ वाला बैल, एक सिंग वाला गेंडा, एक बैल है। इसके राइट में देखो एक हाथी और एक शेर है। तो यानी कि कुल मिला के बात थी कि जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो था, उसके अंदर क्या पाएगी, एक मोहर निकल गया थी। मोहर में एक चित्रण था अंकित, उसको बोला, उसका नाम दिएगा आदिशिव। लेकिन वहां से हमारे निकल गया था जॉन मॉर्शल साहब। मॉर्शल साहब बोले भैया ये तो क्या है, पशुपतिनाथ है। ये कौन है भैया, पशुपतिनाथ है, जिसके चारों मैंने आपको बता ही दिया। इधर क्या था, लेफ्ट में क्या क्या था, बोले लेफ्ट में भैया एक तो गेंडा था, एक सिंग वाला गेंडा। उसके नीचे क्या था भैया, उसके नीचे क्या था, बैल था। उसके राइट में देखो, राइट में क्या था, हाथी था। हाथी नीचे क्या था भैया, शेर था। बहुत बढ़िया। तो ये चीज थी भैया धार्मिक कारणों में। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। चलो बात करते हैं इसके नेक्स्ट कारण पे। नेक्स्ट कारण मजा आने वाला है। धार्मिक कारण कंप्लीट, बोलो दंडनादन। बोला हाँ भैया मजा आ रहा है, घटना सच्ची भी और अच्छी भी लग रही है। चलो चलो चलो, तो हमने भैया 3 कारण पर चर्चा कर ली। चौथा कारण क्या निकल के आएगा भैया, आपने आर्थिक कारण नहीं बताया। आर्थिक कारण सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा भैया, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, तो आइए चर्चा करते हैं आर्थिक कारणों पे। समझाने पहले समझते हैं, चर्चा तो करते रहेंगे। तो आर्थिक कारण यानी कि अर्थ, अर्थ यानी कि पैसे से रिलेटेड। अब मेन बात करेंगे वो पैसा, उनकी इनकम वो किस चीज पे डिपेंड थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किस चीज पे डिपेंड थी। क्या ये कृषि कर रही है, क्या ये व्यवसाय कर रही है। अगर मान लो कृषि कर रही है, कृषि कर रही है, तो कौन कौन सी फसल इनकी प्रिय होने वाली है। जो इनकी ज्ञात फसलें थी वो कौन से, और कौन कौन सी फसल इनको ज्ञात ही नहीं थी, पता ही नहीं थी ये फसलें भी होती है। ठीक है, वो कहां से, काय के हाल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। और अगर व्यापार भी कर रही है तो फिर नदियों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, जलाशय के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। वो सारे क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं। पहले पॉइंट आपको बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी कृषि आधारित सभ्यता थी, यानी ये लोग क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या था भाई, ये कृषि आधारित सभ्यता थी। कृषि आधारित क्या थी भाई, सभ्यता थी। ये कैसी सभ्यता थी, ये कृषि आधारित सभ्यता थी। अब इनकी महत्वपूर्ण फसल, मुख्य फसल कौन कौन सी, इस पर बात करते हैं। मुख्य फसल कौन कौन सी होगी भैया, मुख्य फसल, गेहूं, जो, चना। वैसे नहीं आप गेहूं जो चना चलो रबी की फसल लिखा था ना भैया, गेहूं थी, जो थी, चना थी और तिल थी। ये तो भैया इनकी मुख्य फसल थी। आप भैया ये तो समझ आ गई, इन फसल को उगाते थे। अब इनकी बात करते हैं, इनकी जो बोलते हैं ना, किस फसल को ज्ञात नहीं थी, अज्ञात फसल। अब बात करते हैं भैया अज्ञात फसल। अज्ञात फसल कौन सी थी भैया, चावल थी और एक बाजरा। बोलो यार भैया इनकी चावल के बारे में नहीं पता था, इनको चावल के बारे में नहीं पता था, बाजरे के बारे में नहीं पता था। तो हमने देखा कि भैया जो मुख्य फसल, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उनकी मुख्य फसल क्या थी, गेहूं थी, जो थी, चना थी और तिल था। अज्ञात फसल यानी कि जिनको फसल ज्ञात नहीं था, वो थी चावल और एक बाजरा। अब बात करते भैया, हमने ये तो देख लिया, लेकिन भैया कुछ फैक्ट्स निकल के आता है। फैक्ट्स क्या निकल के आएगा, चावल के साक्ष्य। पहला तो आएगा भैया चावल के साक्ष्य। चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, अपवासी याद कर लो, चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, लोथल से। लोथल से क्या प्राप्त होता है भैया, चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बोला हाँ भैया ये चीज तुमको समझ में आ गई। अब अपन चलेंगे रंगपुर। अब अपन चलेंगे भैया रंगपुर। रंगपुर में क्या देखा भैया, वहां पे प्राप्त हुए चावल के भूसी के साक्ष्य। चावल की भूसी के साक्ष्य।
बूसी के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? रंगपुर से। जगह का नाम क्या है? रंगपुर। बोलो बहुत बढ़िया। रंगपुर भी गुजरात में, ठीक है। यानी हमने क्या देखा कि ये चावल के साक्ष्य, पहले तो हमने देखा अज्ञात फसल गोभी, चावल और बाजरा। यहां से मैंने देखा कि भैया चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, सवाल बन जाता है। तो चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं? तो लोथल से प्राप्त हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। चावल के भूसी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं? वो प्राप्त हो रहे भैया रंगपुर से, बहुत बढ़िया। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट कि भैया आपने पहले कृषि काम तो निपटा दिया, अब बात करते हैं भैया ये व्यापार भी कर रहे हैं। व्यापार के लिए नदियां तो चाहिए ना, नदियां, नहर चाहिए ना। अब अपन बात करते हैं एक जगह अफगानिस्तान की शोटुगुई। कौन सी भैया? शोटुगुई। चलो ऐसे साक्ष्य चल रहे, ये साक्ष्य लिखवाता हूं, फिर उसको उधर लिखवा देगा, ठीक है। अब अपन यहां पे लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे यहां पे? हम लिखने वाले हैं भैया नदियों के साक्ष्य। नदियां यहां पर लिख सकते हैं नहरों के साक्ष्य। नहरों के साक्ष्य। पहले अपन ने कृषि कंप्लीट कर ली है, अपन ने कृषि कर लिया। अब बात करते हैं पानी से रिलेटेड की, यानी कि भैया नहरों के साक्ष्य। नहरों के साक्ष्य कहां? अभी आपको बताया था शोतुगुई अफगानिस्तान। शोतुगुई है अफगानिस्तान में, वहां पे क्या प्राप्त होता है भैया? नहरों के साक्ष्य। शोतुगुई अफगानिस्तान, नहरों के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? शोतुगुई से प्राप्त होते हैं। अब अपन बात करते हैं भैया मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो नहीं भैया, नहीं 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 नहीं, नहीं। धोलावीरा। नहरों के साक्ष्य देख लिए। अब अपन देखेंगे भी किसके? जलाशय के साक्ष्य। जलाशय के साक्ष्य। जलाशय के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात, अहमदाबाद, ठीक है। धोलावीरा। धोलावीरा में काय के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। काय के साक्ष्य भी? जलाशय के साक्ष्य। हमने देखा भैया चावल के साक्ष्य, चावल की भूसी के साक्ष्य, नहरों के साक्ष्य और जलाशयों के साक्ष्य। क्या जगह है आपके फ्रेम में? मैं आपको देखता हूं। हाँ भैया बहुत जगह है। क्या जगह है भैया? बहुत जगह है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब निकल के आता है सारगोन अभिलेख। सारगोन अभिलेख हमने स्टार्टिंग में बात की थी तालवे की भैया। उसको जब सारगोन अभिलेख के पास मैं गया, पूछा था मैं काल भी, तेरा काल क्या बताता है? सिंधु घाटी से। तो बोला भैया 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व। बहुत बढ़िया। फिर से उठा के गया हम सारगोन अभिलेख के पास, बोला भैया ये बात तुम वापिस आओ, तुम्हारी जरूरत है। बोला भैया क्या जरूरत है? तो कुछ जानकारी दीजिए यार। कौन सा भैया? सारगोन अभिलेख। सारगोन अभिलेख। मैं वापिस गया सारगोन अभिलेख के पास। मैं सारगोन अभिलेख के पास गया तो बोला भैया कुछ जानकारी दीजिए आपके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। वो बोला कि भाई मेरा जो अभिलेख है ना, इसके अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको मेहुला कहा है। इसके अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इस सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया है? मेहुला कहा गया है। क्या कहा गया है? मेहुला। बहुत बढ़िया। इसमें एक बात और बात करते हैं। इसमें जब चावल था ना, चावल नहीं, कपास। कपास को क्या कहा है? सिंधन कहा गया है। हिंदन नहीं है, सिंधन है, सिंधन। यानी यहां पे मतलब जो कपास है, कपास को क्या कहा गया है? कपास को कहा गया सिंधन। कोई भैया हिंदन लिख दो यार, हिंदन मत लिखना यार, रखो थोड़ी सी इज्जत इसकी भी। सिंधन कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंधन कहा गया। तो ये चीज थी, हमने आर्थिक कारण अभी बात कर रहे हैं, आर्थिक कारण में बात कर रहे हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं रफ करता हूं उसको। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, गर्मी बहुत है, पानी पीना जरूरी है। चलिए बात करें नेक्स्ट। चलिए 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 चलिए। वो बताओ आप मजा आ रहा है ना टॉपिक में? बोला हाँ भैया मजा बहुत आ रहा है, ये मजा आना चाहिए। तो एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब आपने एक चीज बताया कि भाई ये अपने कृषि के बारे में बात कर ली, कृषि के साक्ष्य कौन कौन सी महत्वपूर्ण फसलें थी, कौन सी फसलों के बारे में इनको ज्ञात नहीं था। उसके बाद में अपन देखा नहरों के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं। नहरों के साक्ष्य के बाद में अपने देखा क्या नहरों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? शोधों अफगानिस्तान। दूसरा में देखा जलाशय के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? बोले याद करते जाओ, जलाशय के साक्ष्य कहां से प्राप्त बोलते जाओ जलाशय के साक्ष्य। जलाशय के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? दो नहरों के कहां पे? शोधुगुई अफगानिस्तान। जलाशय के साक्ष्य धोलावीरा कहां पे? अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। बोला हाँ भैया ये चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं ये लोग थे ना, उनको मुद्राओं का ज्ञान नहीं था, ये मुद्राएं प्रचलित नहीं थी, मुद्राएं प्रचलित नहीं थी। यहां पे लिखो मुद्राएं, मुद्राएं प्रचलित नहीं।
अब भैया यार एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे मुद्रा नहीं है तो लोग सामान कैसे खरीदेंगे? जैसे मान लो मैं हूं, मेरे पास मेरे पास गेहूं खूब है, अब मैं क्या करूंगा, गेहूं को बेचूंगा, बेचने जाऊंगा, मान लो आपके पास, आप भी क्या व्यापारी हो, तो मैं आपके पास आया, बोला भैया मेरे को चाहिए जो, मेरे को चाहिए जो, बोला आप ठीक है भैया आप ले लो, आप ऐसा करो गेहूं दे दो मेरे को, जो दे दो। आप बोले मुद्रा तो है ही नहीं भैया, कैसे आप लेन देन करोगे भैया? यहाँ पे जो लेन देन की जो प्रणाली थी वो थी वस्तु विनिमय। यहाँ पे जो लेन देन की जो प्रणाली थी, लेन देन, इस लेन देन की जो प्रणाली थी वो कौन सी थी भाई? वो थी वस्तु विनिमय। अब समझ में आया क्या भैया? हाँ भैया अब समझ आया, मुद्दा की जरूरत नहीं है, तो सामान की अदला बदली कर रहे हैं। जैसे मैं आपके पास में एक बोरी लेके गेहूं की, आप मैं बोला क्या भाई साहब मुझे क्या चाहिए, जो का एक कट्टा चाहिए, आप सको आप गेहूं के एक देगा दो बोरी ले लो, आप एक जो का कट्टा दे दो इधर, ठीक है, एक जो की बोरी दे दो। तो यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, वस्तु का विनिमय कर रहा हूँ, सामान की अदला बदली कर रहा हूँ। मुद्रा तो खुद ही नहीं ना मैंने, किलो भैया 10 रुपये लो आप ये बोल दो, ऐसे तो कुछ काम किया ही नहीं ना। बोला हाँ भैया ऐसे तो आपने कुछ काम नहीं किया, यानी कि कुल मिलाकर हमने देखा कि भैया यहाँ पे जो मुद्राएं थी वो प्रचलित नहीं थी। लेन देन प्रणाली वस्तु विनिमय, लेन देन की प्रणाली कौन सी थी? वस्तु विनिमय थी। ये सही है, इसको ऐसे बनाओ डब्बा में, अब पता लग जाएगा। हाँ यहाँ स्टार लगा दो, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बात करते ये लोग थे ना, इनको सोना चांदी का ज्ञान था, सोना और चांदी ये क्या करते थे, यूज करते थे। ये लोग कहते हैं सोना चांदी ज्ञान था, उनको क्या करे, यूज करे। लेकिन 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 अपवाद, बोले भैया इनको लोहे का ज्ञान नहीं था, इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का क्या था, ज्ञान नहीं था। सही बात है, बोले हाँ भैया समझ में आ गया कि इनको सोना चांदी तो यूज करते थे, लेकिन इनको पास लोहे का ज्ञान नहीं था। बोले हाँ भैया समझ में आ गया। अब अपन बात करें, हमने एक स्ट्राइक की थी बालाकोट में, याद आया भैया? हाँ तो भैया बालाकोट स्ट्राइक को वापस क्या याद दिला रहे हो? अब तुमने नई स्ट्राइक ठोक दी पाकिस्तान ने फिर। बोले बालाकोट सुनो तो यार, वहां पे क्या मिलते थे, शंख उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं। कहां से? बालाकोट से। अब लिखेंगे भाई शंख उद्योग के साक्ष्य, शंख उद्योग के साक्ष्य। अब बात करते हैं भाई किसकी? शंख उद्योग के साक्ष्य के बारे में। चलो बात करते हैं, ठीक है। शंख उद्योग साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? बालाकोट। भैया आपने अभी तो बताया यार, बालाकोट कहां पे भैया? पाकिस्तान में, गरीब बिकुंगा पाकिस्तान में, शंख उद्योग के साक्षी। तो भैया हमने बात की आर्थिक कारणों पर। आर्थिक कारण यानी कि वो क्या, कौन सी प्रणाली पे डिपेंड करता है, क्या वो कृषि करते हैं, नहीं करते हैं, करते हैं तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण फसलें, कौन जिन फसलों को ज्ञात नहीं था वो सारा हमने देखा, नदियों के बारे में देखा, और उसके बारे में हमने महत्वपूर्ण साक्ष्यों के बारे में बात की। फिर बात की भाई कौन सा उनको ज्ञान था, लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। शंख उद्योग के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? शंख उद्योग के साक्ष्य बालाकोट से प्राप्त होते हैं। तो भैया फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर 5 तक काउंट करो, फिर लास्ट अपन बात करने वाले इसकी लिपि के बारे में। 1 2 3 4 5। चलिए चलिए, चलो चलो चलो, कारण खत्म, लास्ट अपने पास में लिपि। थोड़ा लिपि के बारे में आपको ज्ञात है क्या इसका? एक सेकंड एक सेकंड। लिपि के बारे में पता है क्या? अरे वो तो है कि फोन आ जाता है कभी कभी, साइड में रखा हुआ है ना। अब वो लास्ट पॉइंट बात करते हैं भैया लिपि के बारे में। चलो अब बात करते हैं लिपि। चलो आज समझाता हूँ आपको लिपि के बारे में। लिपि क्या थी, ये कौन सी, लिखने का तरीका क्या था? क्या हम जैसे हम लिखते हैं, हमारा लिखने का तरीका होता है, हम भैया लेफ्ट से चालू करते हैं, राइट पे खत्म करते हैं, फिर लेफ्ट से चालू करते हैं, फिर राइट पे खत्म करते हैं, फिर लेफ्ट से चालू करेंगे, फिर राइट पे खत्म करेंगे, फिर लेफ्ट चालू करेंगे, फिर राइट पे खत्म करेंगे। ये चीज है हमारी प्रेजेंट टाइम में, ऐसे लिखा करते हैं। लेकिन उस समय में लोग कैसे लिखा करते हैं, वो राइट से चालू करते हैं, लेफ्ट पे खत्म करते हैं, राइट से चालू, फिर लेफ्ट पे खत्म, फिर राइट चालू, फिर लेफ्ट पे खत्म। यानी कि भैया बोले समझ में नहीं, इनकी लैंग्वेज पकड़ में नहीं है अभी तक। और ये इनकी जो लिखने की जो कला थी ना, उसको बोलते हैं भैया गोमूत्राक्षर लिपि। पहले हम बात करते हैं कि लिपि के बारे में, ये कैसी थी? ये थी भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक, बहुत बढ़िया। इसके अंदर क्या करते थे भैया, हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हम क्या कर रहे हैं, बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। हम क्या कर रहे हैं, दाएं से बाएं चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। और इसी को बोला गया भैया क्या, इसी को बोला गोमूत्राक्षर लिपि। कौन सी लिपि? गोमूत्राक्षर। गोमूत्राक्षर लिपि।
बोला हाँ भैया ये चीज समझ में आ गई कि ये कैसी कैसी सभ्यता थी, भाव चित्रात्मक थी। और ये अपने जो लिखने का जो तरीका होता था वो क्या करते, दाएं से बाएं लिखा करते थे, उसी को बोला गया क्या, गोमूत्राक्षर लिपि बोला गया। आया समझ में? चलिए अपन बात करते हैं, कुछ मूर्तियों के बारे में बात करते हैं, कुछ मूर्तियों के बारे में बात करते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें, वहां से क्या प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो, भाई मोहनजोदड़ो से एक तो नाचने वाली नर्तकी की मूर्ति का ऐसे नाचती एक ऐसे ले रखी है, यानी कि मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त होता है? नाचने वाली नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। ये लो भैया आपकी स्क्रीन में एक फोटो आ गई है, फटाफट देखो फटाफट। बोला हाँ भैया हीरी नाचने वाली, बेइज्जत है थोड़ी सी। हाँ मतलब हाँ भैया हम समझ गए, सही है। अब आ जाओ वापिस। अब मोहनजोदड़ो से एक चीज और प्राप्त हुई कि यहाँ पे एक पत्थर पर बैठे हुए एक पुरोहित राजा की मूर्ति, पत्थर पे बैठे पुरोहित राजा की मूर्ति, पुरोहित राजा की मूर्ति। क्या बोला भैया मैंने? पत्थर पर बैठे पुरोहित राजा की मूर्ति बोला। ये लो आपकी स्क्रीन में फोटो आ गई, देखो पहले फोटो देखो। हाँ भैया फोटो समझ में आ रहा है, चीज क्लियर? हाँ भैया चीज क्लियर है। अब बात करते भैया मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर ली, अब बात करेंगे दैमाबाद की। दैमाबाद, हाँ भैया ठीक है, महाराष्ट्र का दैमाबाद। दैमाबाद में क्या मिलता है भैया? एक रथ मिलता है, एक क्या मिलता है भैया? रथ। दैमाबाद से क्या मिलता है भैया? रथ। अल्लाह आपकी डायग्राम स्क्रीन में डायग्राम फिर देख लो एक बार, रथ की फोटो देख लो भैया, देखो देखो फटाफट देखो यार, अब आपको मैं चीज याद करा रहा हूं। धातु का बना हुआ क्या मिलता है भैया? रथ प्राप्त होता है, कहां से? दैमाबाद से। बोला हाँ भैया चीज समझ में आ गई है, देख लिया। अब अपन बात करते हैं भैया मोहरों के बारे में। चलो चलो चलो, अब यहां पे अपन मोहर के बारे में बात कर लेते हैं। मोहर, मोहर हमको यहाँ पे अलग अलग मोहर मिलती है, जिसमें मेन मोहन सी थी, मेन मोहर कौन सी थी? पहली तो एक आती है एक सींग वाला गेंडे की, एक सींग वाले गेंडा, जिसे कहीं कहीं लिखा हुआ जाएगा श्रृंगी गेंडा। कहां का कहीं कहीं लिखा हुआ जाएगा भैया? श्रृंगी गेंडा, श्रृंगी गेंडा। एक सींग वाला गेंडा देख लिया, बहुत बढ़िया। पहली मोहर पे देखा भैया यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ? एक सींग वाला गेंडा। और दूसरे मोहर पे देखा यहाँ पे एक कुबड़ बैल, कुबड़ बैल, ये क्या होता है? प्राप्त होता है। तो भैया ये 30 की लिपि के बारे में बात कर ली हमने, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कर दी यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अलग अलग बात करेंगे, जैसे धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ये सारे हम उसमें अंदर बात करने वाले हैं। तो इसमें हमने क्या बात की सिंधु घाटी सभ्यता में कि भैया आपने पहले काल बताया, काल के बाद विस्तार, विस्तार एक नगर नियोजन, क्यों ये फेमस थी, ठीक है। उसके बाद हमने इसके कारण के बारे में बात की, 4 प्रकार कारण थे, कौन कौन से? सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया और धार्मिक हो गया। और इसके बाद हमने बात की लिपि के बारे में। तो भैया आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल वाला आइकन दबा दो, जिससे आने वाली आपको ऑल नोटिफिकेशन पता लग जाएगी। तो भैया मिलते हैं फिर इसके पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आने से पहले पार्ट 2 का भैया 5 पढ़ के आना, और उस पार्ट 2 के 5 मिनट इंपॉर्टेंट होने वाले स्टार्टिंग के, ठीक है, स्टार्टिंग के 5 मिनट, क्योंकि सारा मैं रिवीजन करवाने वाला हूं। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।